आज की क्लास में हम चौथी पीढ़ी के न्यूक्लियर रिएक्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, हाल ही में चाइना के द्वारा चौथी पीढ़ी के न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया गया है और उसे स्टार्ट भी कर दिया है। और चाइना विश्व में ऐसा पहला देश है जिसके पास अब चौथी पीढ़ी का न्यूक्लियर रिएक्टर है। और इस रिएक्टर को उसने पूर्णतया चाइना में ही निर्मित किया है। अब इससे वो क्या होगा कि वो न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसे किसी विदेशी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ अब वो अपनी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता को कम कर सकेगा, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल थर्मल प्लांट होते हैं उसमें कोल का यूज किया जाता है। तो जिससे धीरे धीरे वो क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ पाएगा, क्योंकि सभी को पेरिस समझौते जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना है, नेट न्यूट्रलिटी की ओर जाना है। तो ये उसमें उसकी हेल्प करेगा। तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि ये रिएक्टर हैं क्या, चौथी पीढ़ी के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं क्या, कैसे ये काम करते हैं, इनके क्या लाभ हैं और ट्रेडिशनल रिएक्टर से ये कैसे अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चाइना ने जो रिएक्टर बनाया है वो शिदाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा ये भी पीटी में पूछ सकता है। तो ये है शिदाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये बनाया कहां गया है? उसके शैंडोंग प्रोविंस में। उसका एक शैंडोंग प्रांत है, ईस्टर्न शैंडोंग प्रांत, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्ट है जो ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये किस तरह का रिएक्टर है। तो ये 200 मेगावाट का रिएक्टर है। इसकी जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो 200 मेगावाट है। और ये हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर है, अर्थात इसके अंदर तापमान काफी ऊंचा पाया जाता है और इसको ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए गैस का यूज किया जाता है, और वो भी स्पेशली हीलियम गैस का। तो ये भी ध्यान में रखना है कि इसका नाम क्या है, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर, HTGCR। और इसमें कूलेंट के रूप में इसके अंदर ठंडा करने के लिए जो कूलेंट है वो हीलियम का यूज किया गया। अभी इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि काम कैसे करता है, ये इसकी वर्किंग को भी देखेंगे। तो ये 200 मेगावाट का है। लेकिन अगर मैं चौथी पीढ़ी के न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं, तो चौथी पीढ़ी के न्यूक्लियर रिएक्टर को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कहा जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं? देखो, अगर मैं रिएक्टर की बात करूं तो उनको 3 या 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। यहां पर आपको 3 कैटेगरी में दिखाया, लेकिन 3 नहीं 4 भी होते हैं। देखो, सबसे छोटे रिएक्टर होते हैं जिन्हें बोला जाता है माइक्रो रिएक्टर। तो इनकी ऊर्जा उत्पादन की या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो 10 मेगावाट से कम होती है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो ऐसे रिएक्टर जिनकी एनर्जी उत्पादन की जो क्षमता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जी की जो कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट तक होती है। 10 मेगावाट से ज्यादा और 300 मेगावाट तक। तो 10 से लेकर 300 मेगावाट के जो रिएक्टर होंगे उन्हें बोला जाता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो ये जो चौथी पीढ़ी का रिएक्टर है, फोर्थ जनरेशनल रिएक्टर जो है, वो सारे के सारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं। और इनकी सबकी क्षमता 10 मेगावाट से 300 मेगावाट के बीच होगी। इसके बाद कुछ रिएक्टर और होते हैं जिन्हें बोला जाता है मीडियम रिएक्टर। तो जो मीडियम रिएक्टर होंगे वो होते हैं 300 मेगावाट से लेकर 700 मेगावाट के बीच के। 300 से लेकर 700 वाले होंगे मीडियम। और कुछ रिएक्टर जो 700 मेगावाट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं उन्हें बोला जाता है लार्ज या कन्वेंशनल रिएक्टर। तो ये 700 मेगावाट से ज्यादा होंगे, 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट, इस तरह के जो रिएक्टर हैं उन्हें बोला जाता है लार्ज रिएक्टर। तो अगर इन्हें देखा जाए तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं इनका साइज जो लार्ज है या कन्वेंशनल रिएक्टर है उनकी तुलना में 1/3 होता है, बहुत छोटे होते हैं उसके तुलना में। तीसरा हिस्सा ही है, देखो 300 मेगावाट तक है। 300 मेगावाट तो इसकी अपर लिमिट है। तो जो चाइना वाला है वो 200 मेगावाट का ही है। तो ये इसकी तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इसे स्मॉल कहा जाता है। अब इसके नाम को खोलते हैं। देखो नाम क्या है इसका, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो स्मॉल का अर्थ हुआ कि इनका जो साइज है, इनकी जो कैपेसिटी है वो लार्ज रिएक्टर की तुलना में काफी कम होती है, 1/3 तक कम हो जाती है। अब दूसरा देखो, इसमें लिखा है कि मॉड्यूलर। अब मॉड्यूलर का अर्थ होता है कि इसको फैक्ट्री में असेंबल किया जा सकता है। इसके अलग अलग भागों को फैक्ट्री में जोड़ा जाएगा और फिर उसको जहां इसे लगाना है वहां ले जाया जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे परंपरागत जो कन्वेंशनल रिएक्टर हैं उनको स्थापित करने के लिए हमें जहां पर उन्हें लगाना है वहीं बनाना पड़ता है। तो उनको फैक्ट्री में पहले असेंबल करके कहीं दूसरी जगह आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो इन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है, वहां असेंबल किया जाता है और फिर इसे ट्रांसपोर्ट करके जहां इसे लगाना है वहां स्टैब्लिश किया जा सकता है। इसीलिए इसे मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है। तो इसके बाद इसका नाम है, देखो रिएक्टर तीसरा शब्द है। स्मॉल हो गया, मॉड्यूलर हो गया और रिएक्टर हो गया। रिएक्टर का क्या अर्थ है?
रिएक्टर का अर्थ है कि इनके अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, इसके अंदर यूरेनियम को तोड़ा जाता है, विखंडित किया जाता है। तो यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है जिससे एनर्जी उत्पन्न हो रही है, इसीलिए रिएक्शन से बना रिएक्टर। तो तीन शब्द है, स्मॉल मतलब छोटा, मॉड्यूलर मतलब छोटे छोटे भागों का असेंबल करके इसको कहीं दूसरी जगह लगाया जा सकता है। रिएक्टर का अर्थ क्या हुआ कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो यूरेनियम का जब यूज करते हैं उसका विखंडन होता है, टूटता है, तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये इसकी क्या है विशेषता है कि ये तीन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और ये इस तरह का डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर कई तरह के कूलेंट का यूज कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इसमें किस तरह का कूलेंट यूज हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे वैरायटी कूलेंट हैं जो यूज होते हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें लाइट वाटर का यूज हो सकता है, जो जो हमारा सामान्य जल होता है लाइट वाटर, उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ नॉन लाइट वाटर कूलेंट जैसी गैस का यूज कर सकते हैं, अभी हमने देखा था हीलियम। इसके बाद लिक्विड मेटल भी होते हैं, जैसे सोडियम मेटल हुआ, तो सोडियम जैसे पदार्थों का भी यूज कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। मोल्टन साल्ट्स का, जो लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, उनका भी यूज किया जा सकता है, जैसे क्लोराइड साल्ट, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, इस तरह के सॉल्ट्स का भी इसमें यूज किया जा सकता है कूलेंट के रूप में। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कूलेंट का क्या काम है। तो कूलेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब देखो ये जो है, ये इसका स्ट्रक्चर है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का। तो अगर मैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करूं तो देखो इसमें अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ये जो सेंटर का भाग है ये कहलाता है कोर। इस कोर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, यूरेनियम को तोड़ा जाता है, उसका विखंडन होता है। तो जब विखंडन होगा तो ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसे बोला जाता है न्यूक्लियर कोर। अब ऊर्जा का उत्पादन तो यहां हो रहा है, लेकिन यहां से इसको बाहर कैसे लेके जाएंगे, तो वहां यूज होता है कूलेंट का। तो कूलेंट क्या होता है, देखो ये जो आपको पाइप दिख रही है, ये जिसमें ये रेड है और इधर ये ब्लू कलर है, तो ये यूं जो घूम रहा है इस तरह से, ये ऊपर की ओर एरो है और ये नीचे की ओर एरो है, तो ये जो है ये इसके अंदर कूलेंट होगा। कूलेंट के रूप में अभी जैसे मैंने बताया आपको हीलियम, तो इसमें हीलियम कूलेंट होगा। अब कूलेंट का क्या काम है, देखो ये क्या करेगा, ये कूलेंट जो है हीलियम, या यहां पर कोई जल भी हो सकता था, अगर पानी होता या हीलियम है तो वो यहां जाएगा, तो ये जो विखंडन हो रहा था यहां पर, उसकी वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी वो अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देगा इस कूलेंट को, अर्थात कूलेंट गर्म हो जाएगा। अब जैसे ही ये कूलेंट गर्म होगा तो ये हल्का, गर्म होने पर कोई भी चीज फैलती है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, तो कन्वेक्शन होने लगता है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, हल्का होने की वजह से ये ऊपर उठता चला जाएगा। तो अब ये गर्म हो गया है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं कि इस कोर ने अपनी ऊर्जा इस कूलेंट को दे दी, तो कूलेंट गर्म हो गया, और ये गर्म होके जैसे ये ऊपर की ओर आएगा तो यहां पर अब एक सेकेंडरी कूलेंट भी होता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है प्राइमरी कूलेंट। अब आता है एक सेकेंडरी कूलेंट, वो बना होता है यहां पर, ये जो इसके दोनों तरफ ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है स्टीम जनरेटर। इन स्टीम जनरेटर में एक दूसरा कूलेंट भरा होता है, जैसे जल, वाटर होता है। तो अब देखना, ये जो अपना जो यहां पर कोर था, यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, इस एनर्जी को ये कूलेंट ऊपर लेके गया, और जब गया तो ये दोनों तरफ इसके जनरेटर लगे हुए हैं, स्टीम जनरेटर जिनमें पानी है, तो ये अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण इसको कर देता है स्टीम जनरेटर को। तो ये जब इसमें जाएगा तो स्टीम जनरेटर में जब ये जाएगा तो ये अपनी ऊर्जा, ये जो गर्म था, अपनी ऊर्जा पानी को दे देगा, और पानी गर्म हो जाएगा और उससे उसकी जलवाष्प बन जाएगी। तो यहां से देखो ये एनर्जी गई, इसने अपनी एनर्जी यहां पर स्टीम जनरेटर में पानी को दे दी, और ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद ये क्या करेगा, ये वापस नीचे आ जाएगा, फिर से गर्म होगा, फिर ऊपर आएगा, अपने एनर्जी इस स्टीम जनरेटर में वाटर को दे देगा, पानी गर्म होगा, उसकी वेपर बन जाएगी, उसकी वाष्प बन जाएगी, और फिर वाष्प यहां से बाहर आएगी, उसको मैं अभी अगले डायग्राम में दिखाता हूं। तो इसमें दो तरह के कूलेंट हैं, एक प्राइमरी कूलेंट, दूसरा है सेकेंडरी कूलेंट। अब अगर मैं इसी को इस डायग्राम में दिखाऊं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर ये कोर है और ये रहा आपका प्राइमरी कूलेंट। तो ये प्राइमरी कूलेंट यहां गया, अगर ये पानी ही प्राइमरी कूलेंट होता, वाटर दे मैंने बताया था अभी कि इसमें वाटर का भी यूज कर सकते हैं, गैसेस का भी यूज कर सकते हैं, मोल्टन मेटल्स हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो मान लो कि ये पानी का यूज किया है, तो ये पानी यहां गया, यहां पर जाएगा, इस कोर के पास पहुंचा, गर्म हुआ, ऊपर उठा। अब ये दोनों स्टीम जनरेटर हैं, इसने अपनी ऊर्जा इस स्टीम जनरेटर को दे दी, तो ये अब टेम्परेचर से ये गर्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जो पानी है वो गर्म होगा और वो वाटर वेपर के रूप में यहां पर यूं आएगा, तो ये यहां से
स्टीम या वाटर वेपर यह आएगा और यहां पर इन टरबाइन को घुमाएगा। देखो ये टरबाइंस हैं, ये टरबाइन घूमेंगी क्योंकि यहां पर जो गैस आएगी वो इस पर फोर्स लगाएगी और ये ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये घूमेगा तो इससे इधर जनरेटर जुड़ा हुआ है तो जनरेटर भी घूमेगा। अब जनरेटर घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और जिसका आगे यूज किया जाएगा। तो देखो यहां पर ऊर्जा का उत्पादन हुआ, पहले प्राइमरी कूलेंट के पास, फिर सेकेंडरी कूलेंट के पास, सेकेंडरी कूलेंट ने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन ने जनरेटर को घुमाया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो इस तरह से ये सारा का सारा काम करता है। देखो ये स्टीम जनरेटर है, तो ये कोर से ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया कूलेंट के थ्रू। तो यही मैं आपको बता रहा था कि ये जो कूलेंट है ये अलग अलग प्रकार का कूलेंट हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या एक छोटा सा बहुत बड़ा रिएक्टर नहीं होता है। अब इसको मैं दिखाता हूं इसकी विशेषताएं क्या है, इससे और समझ में आएगी, बात को आगे बढ़ेगी। देखो इसके बाद देखो क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। देखो सबसे पहला बेनिफिट इसका है कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। जो हमारे अब एफिशिएंट है तो तुलना करेंगे किसी ना किसी से, तो जो हमारे कन्वेंशनल रिएक्टर हैं, जो हमारे नॉर्मल जो रिएक्टर लगे हुए हैं, उनकी तुलना में ये एफिशिएंट होता है, दक्ष होता है ज्यादा। इट मींस कि अगर मैं 1 टन यूरेनियम लूं तो 1 टन यूरेनियम से जो कन्वेंशनल जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनसे कम ऊर्जा का उत्पादन होगा, वो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जबकि अगर 1 टन मैं यूरेनियम इसमें डालूं तो ये ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इट मींस ये ज्यादा एफिशिएंट है, कम फ्यूल से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ये है इसका एफिशिएंसी का क्राइटेरिया। अब दूसरा जो बात है कि ये मोर सस्टेनेबल है। अब सस्टेनेबल का अर्थ ये है कि ये इन्वायरमेंट पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते हैं, उस पर कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालते हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो रिएक्टर हैं इनसे जो वेस्टेज है वो कम निकलता है। देखो ये लोअर वेस्ट प्रोडक्शन है कि ये जो वेस्टेज है, देखो पूरा का पूरा अगर आप यूरेनियम यूज करोगे तो पूरा यूरेनियम यूज नहीं होता है, उसका बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट भी हो जाता है। तो इससे वेस्टेज होता है वो कम होता है। और साथ ही साथ इसकी ये भी खासियत है कि ये न्यूक्लियर वेस्ट को दोबारा यूज भी कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए ये मोर सस्टेनेबल है कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके बाद देखो सेफ्टी मेजर है कि ये सेफ भी है। देखो कई जगह पर हमने देखा है कि नाभिकीय संयंत्रों में दुर्घटनाएं होगी, जापान इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। और उसके बाद तो कई देशों ने ये विचार करने लगे हैं कि अब धीरे धीरे हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा सेफ है, छोटे हैं और सेफ है। सेफ कैसे हैं कि इनमें ऐसा सिस्टम लगा है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए या उसमें कोई मैल फंक्शनिंग हो जाए, उसमें वो काम करना बंद कर दे, तो ये तुरंत बंद हो जाता है, खुद से ही बंद हो जाएगा और तुरंत ठंडा हो जाएगा। मतलब इसके अंदर इनबिल्ट सेफ्टी मेजर्स हैं। तो ये कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल जो रिएक्टर हैं उनकी तुलना में ये ज्यादा सेफ है। तो इसमें सेफ्टी मेजर ज्यादा है कि अगर जैसी कोई दुर्घटना हुई, जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये तुरंत क्या कर देगा, बंद हो जाएगा और इसका कोर में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेफ ज्यादा है। अब देखो रिफ्यूलिंग इंटरवल वो भी इसका ज्यादा है। रिफ्यूलिंग इंटरवल मतलब कितने समय बाद इसमें फ्यूल डालना पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर जो नॉर्मल जो रिएक्टर होते हैं उनमें 1 या 2 साल में आपको वापस से रिएक्टर में फ्यूल डालना पड़ता है कोर में। तो हर 1-2 साल बाद आपको फ्यूल उसमें डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें सामान्य रूप से 3 से 7 साल में डालना पड़ता है। 3 to 7 ईयर में रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। लेकिन कुछ कुछ रिएक्टर तो ऐसे हैं जिनमें 40 साल बाद आपको रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो आपको रिफ्यूलिंग का जो झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा इसमें। तो रिफ्यूलिंग इंटरवल इसका ज्यादा है। नॉर्मल एवरेज 3 to 7 ईयर है, लेकिन कुछ तो 30 साल 40 साल भी ले जाते हैं कि इतने साल बाद आपको रिफ्यूलिंग करनी होगी। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। इसके बाद क्या है, देखो ये मोर अडेप्टेबल है और इनके स्केल को बढ़ाया कम किया जा सकता है। अगर आपकी ऊर्जा की डिमांड ज्यादा है तो इनकी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, और ऊर्जा की डिमांड अगर कम है तो इनके उत्पादन को कम किया जा सकता है। इसलिए ये फ्लेक्सिबल है, तो इन्हें फ्लेक्सिबल कहा जाता है, अडेप्टेबल है। ठीक है। इसके साथ साथ इसका डिजाइन भी कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट डिजाइन का अर्थ होता है कि इनको लगाने के लिए कम जगह चाहिए। जो ट्रेडिशनल रिएक्टर हैं उनको लगाने के लिए काफी सारी जगह चाहिए होती है, तो उनकी तुलना में ये बहुत ही छोटे होते हैं। अगर कहीं पर कोई पुराना थर्मल पावर प्लांट है और वो काम नहीं कर रहा है, अब उसको ये मान लो फेज आउट करना है, तो इन्हीं को वहीं लगाया जा सकता है। कोई ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत इन्हें नहीं पड़ती है। और उनके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे जो उपकरण है, या यूं को उनके बहुत सारा जो थर्मल पावर रिएक्टर में जो चीजें काम आ रही थी वो इसमें भी काम आ जाती हैं। तो ये क्या है, डिजाइन कॉम्पैक्ट है। इसके बाद
ये इकोनॉमिकल है, ये ज्यादा इस पे लागत नहीं होती है, क्योंकि देखो इसको फैक्ट्री में ही बनाया जाता है, तो फैक्ट्री में बनाया जाता है तो असेंबली में कम इसमें खर्चा आता है। इसके साथ साथ देखो इसमें क्या होता है, लेस फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग, कि रिफ्यूलिंग भी इसे क्या करनी पड़ती है, काफी लंबे समय बाद करनी पड़ती है, तो भी इसकी लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके साथ साथ इसका जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है वो भी बहुत कम है, कि बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, तो जल्दी तैयार होगा तो जल्दी उत्पादन करना शुरू कर देगा। तो इसलिए इसके जो खर्चा है, जो इसकी जो ये क्या है, ज्यादा इकोनॉमिकल है, इसकी लागत कम है, प्लस इसको क्या करता है, रिफ्यूलिंग देर से करनी पड़ती है, प्लस तैयार बहुत जल्दी हो जाता है, तो कुल मिला के ये बहुत ही मितव्ययी होता है, या यूं को इकोनॉमिकल होता है। फ्लेक्सिबल तो है ही है, फ्लेक्सिबल को किस रूप में देखा जाता है, कि इसे अन्य ऊर्जा के स्रोतों के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमने बात की थी, तो अगर सोलर है, विंड है, उसके साथ इसको जोड़ा जा सकता है। देखो हरदम सन एनर्जी की सप्लाई नहीं रहेगी, अगर सोलर एनर्जी है तो वो हरदम नहीं रहता, वो दिन के समय ऊर्जा उत्पादन करेगा, लेकिन रात में आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसके साथ इसका यूज कर सकते हो। वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्लीन एनर्जी है, ये भी क्लीन एनर्जी है, इससे भी CO2 का उत्पादन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन नहीं होता, बहुत कम अगर है भी तो इनसे कोई ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन नहीं होता, तो ये भी क्लीन एनर्जी का सोर्स है। तो इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जोड़ा जा सकता है, कि जिससे कि सप्लाई रिलायबल बनी रहे, हरदम बनी रहे। अगर मान लो कि मौसम बरसात का है, बादल है, नहीं हो रहा, तो न्यूक्लियर रिएक्टर से सप्लाई हो सकती है, रात में न्यूक्लियर रिएक्टर से सप्लाई हो सकती है। तो सोलर के साथ, विंड के साथ, हाइड्रोजन फ्यूल के साथ, उन सबके साथ इसको जोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। तो ये सारा का सारा आपका था, इसके एडवांटेज क्या है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर या फोर्थ जनरेशनल रिएक्टर के। अब इसके साथ साथ इसके कई सारे टाइप हैं, तो इसके टाइप हैं वर्तमान में लगभग 80 ऐसे हमारे डिजाइन है बने हुए हैं, हर देश प्रयास कर रहा है कि हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण कर लें, रशिया लगा हुआ है, यूरोपियन देश सभी लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं। अब इसको कैटेगरीज में बांटा जाता है, तो देखो इसकी 6-7 कैटेगरी है। सबसे पहला लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड SMR, तो ये देखो इसका नाम क्या, लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड SMR, कि ये हमारे धरातल पर लगते हैं, लैंड पर इनको लगाया जाता है, बनाया जाता है, या इनको स्थापित किया जाता है, और इसमें वाटर का कूलेंट के रूप में यूज होगा। कूलेंट हम देख चुके हैं, तो ये लैंड पर बनेंगे और इनमें हम वाटर का यूज करेंगे एज ए कूलेंट के रूप में। देखो दूसरा देखो कौन सा है, जैसे वाटर के रूप में ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, लाइट वाटर रिएक्टर का यूज करते हैं, या प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज करते हैं। जो सामान्य रूप से हैं उनमें हम तो या तो लाइट वाटर यूज करेंगे या प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का यूज करते हैं, लेकिन इनके डिजाइन इनसे क्या होगा, अलग होगा, और ये उनकी तुलना में बहुत छोटे होते हैं, तो डिजाइन थोड़ा अलग होता है, लेकिन पानी का यूज ये भी कर सकते हैं। दूसरा मैराइन बेस्ड वाटर कूल्ड, जो जल में है, जैसे फ्लोटिंग होते हैं, कई तैरते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का भी निर्माण हो रहा है, तो वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ही होंगे जो तैरते हुए मॉड्यूलर रिएक्टर होंगे, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, मैराइन बेस्ड वाटर कूल्ड रिएक्टर्स। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड SMRs, तो ये चाइना वाला है जो हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड, इसमें टेम्परेचर 750 डिग्री तक होता है, तो 750 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, और इसको गैस से कूल किया जाता है, कूलेंट गैस के रूप में होता है, जैसे हीलियम। अब देखो इसके बाद आता है लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम्स। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत हम जो कूलेंट है वो मेटल्स का यूज करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग हीलियम गैस भी इसी के अंदर आएगा, और लिक्विड मेटल कूलेंट लाइक सोडियम, लेड बिस्मिथ, इनको यूज किया जाता है। अर्थात सोडियम हो गया, बिस्मिथ हो गया, आपका लेड हो गया, इन सब का इसके अंदर यूज किया जाता है, तो इसी से इसका नाम है लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम। इसमें फास्ट न्यूट्रॉन का भी यूज किया जाता है। इसके बाद अगर आता है मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स, तो मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर मतलब फ्लोराइड और क्लोराइड साल्ट्स का इसमें यूज किया जाता है, तो फ्लोराइड और क्लोराइड साल्ट्स हैं वो इनके अंदर कूलेंट के रूप में यूज होते हैं। देखो इन सबको हम देख चुके हैं, शुरू में ही मैंने बताया था कि किस किस तरह के कूलेंट का यूज होगा, तो उसी कूलेंट के आधार पर इनको बांट दिया गया है। कुछ मेटल पर आधारित हैं, कुछ सॉल्ट पर आधारित हैं, कुछ गैस पर आधारित हैं, कुछ वाटर पर आधारित हैं, और लास्ट में जो माइक्रो रिएक्टर है ये बहुत छोटे होते हैं, जो 10 मेगावाट से कम होते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका इसका टाइप था। अब इससे आगे बात करूं तो ये देखो इसके एडवांटेज क्या है, इसका यूजफुलनेस क्या है, मतलब ये क्यों ये इतने न्यूज में है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, इकोनॉमिकल है, सेफ्टी फीचर ज्यादा है, ठीक है, इनको आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, ये सारे कारण तो हैं ही हैं। इसके साथ साथ कुछ और एडवांटेज हैं कि ये लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है,
जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सब के सब क्या है, लो कार्बन एनर्जी सोर्स। इनसे ग्रीन हाउस गैस का या CO2 का उत्सर्जन बहुत ही कम या लगभग नहीं के बराबर होता है। तो ये क्लीन एनर्जी के सोर्स है। तो हर देश क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास कर रहा है। पेरिस समझौते के अंतर्गत हर देश को टारगेट दिए गए हैं, उसे उन्हें पूरा करना है, उसे नेट जीरो के अपने टारगेट्स को प्राप्त करना है। तो उसे इन लक्ष्यों की प्राप्ति में न्यूक्लियर एनर्जी एक रिलायबल सोर्स हो सकता है। और आने वाले समय में देखो एनर्जी की आवश्यकता और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी वैसे वैसे, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, तो ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ऊर्जा की मांग बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ऊर्जा चाहिए, तो आप कहां से लाओगे? या तो आप थर्मल पावर प्लांट से लाओ, फॉसिल फ्यूल से, उससे लाओगे तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा। दूसरा सोर्स आपके पास क्या? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के साथ दिक्कत यह है कि वो परमानेंट नहीं है, कभी उनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, कभी उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो एक परमानेंट सोर्स चाहिए, रिलायबल सोर्स चाहिए। तो उसमें क्या हुआ? लो कार्बन है, क्लीन एनर्जी सोर्स कौन बचेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सेफ भी हैं, सस्ते भी हैं, ज्यादा कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, तो इनको प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके बाद देखो मिनिमाइज लैंड एक्विजिशन चैलेंज। अब लैंड को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कहीं पर अगर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो काफी जगह चाहिए। तो उसको लेकर उसको अधिग्रहण के लिए शोर मच जाता है, उसका विरोध होता है क्योंकि काफी बड़े ज्यादा लैंड चाहिए। लेकिन इनके लिए एक कॉम्पैक्ट डिजाइन है तो लैंड की जरूरत कम पड़ती है। तो लैंड की जरूरत अगर कम पड़ेगी तो इससे लेकर डिस्प्यूट भी नहीं होंगे। कोई पुराना थर्मल पावर प्लांट है तो वहीं पर भी इसको लगाया जा सकता है अगर वो फेज आउट होने वाला है, तो ज्यादा जगह की जरूरत इसे नहीं पड़ती है। फिर देखो अल्टरनेटिव टू क्रिटिकल मिनरल्स। अब होता क्या है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो मान लो सोलर एनर्जी है या कोई और है, उनके लिए क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, लिथियम आयन बैटरी। तो जो लिथियम आयन बैटरी है तो उसमें लिथियम का जो हम यूज करते हैं वो एक क्रिटिकल मिनरल है, और वो कुछ ही देशों के पास है। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ही ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है। हमने एक पहले भी देखा था, लिथियम पे डिस्कशन किया, लिथियम ट्रायंगल की बात की थी। तो अर्जेंटीना, बोल्विया, चिली वगैरह इन देशों में क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में कुछ ही ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं। उनके कंपैरेटिवली जो यूरेनियम है वो ज्यादा इलाकों में फैला हुआ है, ये भी क्रिटिकल की तरह है, हर जगह पर नहीं है, लेकिन वो कंपैरेटिवली जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो मिनरल चाहिए उनके कंपैरेटिवली यूरेनियम ज्यादा सामान्य रूप से मिल जाता है। तो इसलिए ये उनकी तुलना में, तो ये क्या करेगा, तो उनका अल्टरनेटिव के रूप में काम आएगा क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में। अगर क्रिटिकल मिनरल्स पे ज्यादा जोर देते हैं तो भारत में वो है नहीं, तो हमारी डिपेंडेंसी विदेशों पर बढ़ती जाएगी। तो ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी सही रहेगा। फिर आता है इंटीग्रेशन विद इंडियन एनर्जी स्ट्रेटेजी। इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटेजी के साथ भी ये क्या करता है, मैच करता है, क्योंकि हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जोड़ सकते हैं। मैंने भी पहले ही बताया था कि फ्लेक्सिबल है, कि इसको हम सोलर के साथ, विंड के साथ, ग्रीन एनर्जी के साथ जोड़ सकते हैं, कि उनका ये कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करेगा। जब वो पूरी तरह से ऊर्जा को उत्पादन नहीं करेंगे तब हम न्यूक्लियर एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा एडवांटेज हमें दे रहा है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जनरेशन क्या है। मैंने कहा फोर्थ जनरेशन का ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो हमें देखना होगा पहली से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन क्या है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन के जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे वो 1950 और 60 के दशक में आए थे, शुरुआत तब से होती है। तो जो फर्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं 50-60 के दशक में आए, वो लाइट वाटर रिएक्टर हैं, अर्थात उसमें कूलेंट जो है वो लाइट वाटर का यूज किया जाता है। अब जो सेकंड जनरेशनल जो रिएक्टर हैं वो इन्हीं का संशोधित रूप है, मतलब ये इनिशियल फेज था, अब उनका क्या हो गया, उनके डिजाइन को इंप्रूव कर दिया गया है इसी जैसे, लेकिन अब इनके डिजाइन को थोड़ा और इंप्रूव कर दिया गया। तो ये 1970-80 के दशक में आए थे, और इसमें कूलेंट के रूप में अभी भी वाटर का यूज किया जाएगा। तो ये लाइट वाटर थे, तो इसमें भी क्या होगा, वाटर ही कूलेंट के रूप में होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल दिया गया प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, तो ये प्रेशराइज वाटर रिएक्टर जो आएंगे वो इसके अंतर्गत सेकंड जनरेशन में आएंगे। फिर आता थर्ड जनरेशन, ये 1990 और 2000 के दशक में विकसित हुआ। इसमें सेफ्टी मेजर्स को बढ़ा दिया गया, इसमें पैसिव सेफ्टी फीचर्स को अलग से ऐड कर दिया गया, डिजाइन को इंप्रूव कर दिया गया। तो ये थर्ड जनरेशन आ गया, अर्थात अब सेफ्टी बढ़ गई है, डिजाइन और इंप्रूव हो गया है। और इसके अंतर्गत आते हैं यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर, ईपीआर। और फोर्थ जनरेशन जो है वो हमारी है
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की। और अभी तक चाइना ही इसमें सफल हो पाया है जिसने इसको डेवलप कर लिया। प्रयास बहुत सारे देशों में चल रहे हैं। ये सेफ हैं, एफिशिएंट हैं, सस्टेनेबल हैं, एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं, वेस्ट कम जनरेट करते हैं। इनमें एडवांस मटेरियल का यूज किया गया है, डिजाइन इनका एडवांस है, कूलिंग सिस्टम भी इनका एडवांस है। तो ये पहले के न्यूक्लियर रिएक्टर की तुलना में अधिक एडवांस मटेरियल का, डिजाइन का, कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जो हम देख चुके हैं। साथ ही साथ ये मोर इकोनॉमिकल हैं, फ्लेक्सिबल हैं और स्केलेबल हैं देन करंट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अर्थात ये जो वर्तमान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इनकी तुलना में अधिक फ्लेक्सिबल भी हैं, इकोनॉमिकल भी हैं। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। कुल मिला के ये टॉपिक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे था कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है क्या, कैसे काम करते हैं, एडवांटेज क्या है और देश इसको क्यों अपना रहे हैं, क्या एडवांटेज है देशों को इसमें। तो ये सारा का सारा आपको ध्यान रखना है। कूलेंट क्या इसमें यूज हो रहा है, इनका साइज क्या होता है, तो ये 10 से लेकर 300 मेगावाट के बीच में होते हैं। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।